हेलो फ्रेंड्स, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में इंस्ट्रक्शन सेट को डिटेल में समझने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म हैं जिनके विषय में जानना बेहद ज़रूरी है। यदि इस इम्पॉर्टेंट टर्म को आप नहीं समझते हैं तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को समझने में आपको दिक्कत होगी। और इस परेशानी को कम करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। हम आशा रखते हैं कि आपको भी समझने में सहूलियत होगी। सबसे पहले हम एक माइक्रो प्रोसेसर का डिटेल आर्किटेक्चर तो नहीं हमने बनाया, जो इम्पोर्टेंट ब्लॉक हैं उनके विषय में हमने बताया है। ये माइक्रो प्रोसेसर 8085 का डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसे हमारे वीडियो 8085 के डिटेल स्ट्रक्चर का वीडियो अवेलेबल है, आप उसको यूट्यूब से देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो क्या है और कैसे काम करता है, हम उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमने एक रैम मेमोरी की बात की है, जो हम अमूमन जानते हैं कि ये मेमोरी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होता ही होता है। कोई भी डिजिटल सिस्टम हम बनाएंगे तो बिना मेमोरी का तो हो नहीं सकता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है। और ख़ास करके हम मेमोरी में प्रोसेसिंग से पहले और प्रोसेसिंग के जस्ट बाद डेटा स्टोर करते हैं। टेम्प्रोरी स्टोरेज ही है, लेकिन मेमोरी में माइक्रो प्रोसेसर के एग्जीक्यूशन से पहले सारे इंफॉर्मेशन, सारे इंस्ट्रक्शन और सारा डेटा सब कुछ मेमोरी में उपलब्ध होना चाहिए। तो इस मेमोरी में हम जानते हैं कि इसमें 64 के मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने का पावर है 8085 में, क्योंकि 16 बिट का एड्रेस होता है। और ये एड्रेस लाइन में एक निश्चित लोकेशन को हमने पॉइंट किया है। हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो यूज़र का प्रोग्राम है वो 2000 से शुरू हो रहा है। तो मेमोरी 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, सारे रजिस्टर इसके इंटरनल 8 बिट के हैं। स्वाभाविक है कि ये मेमोरी में डेटा भी जो एक्सेस करेगा वो 8 बिट में होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। तो माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल रजिस्टर से सिंक्रोनाइज्ड हम मेमोरी बैंक बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि यहाँ का डेटा सीधे सीधे डेटा रजिस्टर में, इंटरनल रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो जाए। इसके साइज़ को मिसमैच नहीं किया जा सकता। तो अगर 8 बिट का एक्यूमुलेटर है तो 8 बिट हमारा स्टोर होगा यहाँ भी डेटा, ये तो क्लियर हो गया। और ये जो लोकेशन होंगे, जो एड्रेस हम बोल रहे हैं, ये 16 बिट के होंगे, ये 16 बिट्स के होंगे और ये 8 बिट का होगा। ये तो क्लियर हो गया। 8 बिट मतलब 8 मेमोरी सेल होंगे एक लोकेशन में, ये क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम सबसे पहले प्रोग्राम के स्टार्टिंग लोकेशन बताते हैं मेमोरी को। तो स्टार्टिंग लोकेशन यहाँ पर जो हमारा है वो है 2000। ये हेक्स में एड्रेस है। हम तो पहले लेक्चर में आपको बताए थे कि हेक्स है, नंबर हम डेसिमल में लिख रहे हैं या हेक्स नंबर लिखेंगे ताकि आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सके। लेकिन ये बाइनरी एड्रेस होता है जो 16 बिट का होगा, ठीक है। तो इस लोकेशन से हमने प्रोग्रामिंग शुरू की। ये हमारा स्टार्टिंग लोकेशन है, और स्टार्टिंग लोकेशन का एड्रेस हम कहाँ रखेंगे, अब जरा सा देखिए। स्टार्टिंग लोकेशन इसको हम नहीं बोलेंगे, ये लोकेशन सबसे पहले हम लिखते हैं, रखते हैं मशीन के प्रोग्राम काउंटर। पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम मशीन के अंदर है अभी, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। तो ये है हमारा प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर वो लोकेशन होता है जो हर बार माइक्रो प्रोसेसर को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस देगा। तो अभी चूंकि हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, तो हमारा नेक्स्ट लोकेशन कौन सा होगा? फर्स्ट लोकेशन। ये स्टार्ट कहाँ से होगा? फर्स्ट लोकेशन से। डेटा स्ट्रक्चर में भी, लिस्ट वगैरह में हम आप पढ़े हैं, हम जानते हैं कि स्टार्ट कहाँ से होगा? फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट नोड से। तो यहाँ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से हमारा स्टार्ट हो रहा है और वो प्रोग्राम काउंटर में रखा जाएगा। इसका मतलब है कि प्रोग्राम को जब भी आप स्टार्ट करेंगे या स्टोर करेंगे, प्रोग्राम स्टोर आप कर सकते हैं कहीं से भी, लेकिन जहाँ से प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो रहा है उस लोकेशन को आप कहाँ रखेंगे? प्रोग्राम काउंटर में। प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस है हमारा 2000, क्योंकि यहाँ से हमने प्रोग्राम रखा है। ये क्लियर हो गया। अब जब प्रोग्राम आप स्टार्ट करेंगे
जब एग्जीक्यूशन का ऑर्डर देंगे माइक्रो प्रोसेसर को, तो क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर के लोकेशन पर जाएगा और लोकेशन पर सबसे पहले जो कुछ भी मिलेगा उसको माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन की तरह ट्रीट करेगा। मतलब जो पहला लोकेशन पर जो आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन या जो भी बाइनरी कोड होगा, वो निश्चित रूप से होता है इंस्ट्रक्शन। और इस इंस्ट्रक्शन को यहाँ से हम सीधे लेके आते हैं इस IR में। IR मीन्स इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। माइक्रो प्रोसेसर में ऐसा प्रोविज़न हमने कर रखा है कि जब भी इंस्ट्रक्शन को कॉल करेंगे हम, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखेंगे उसको, और कहीं नहीं ले जाए, एक्यूमुलेटर वगैरह में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा है और प्रोग्राम काउंटर जिसको पॉइंट कर रहा है वो इंस्ट्रक्शन है, और उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बना हुआ है सबसे पहले वहाँ लेके आएंगे। और जैसे जैसे माइक्रो प्रोसेसर में एडवांसमेंट होता है, हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का भी एरे बना लेते हैं, क्यू बना लेते हैं, 5, 6, 10, 20 इंस्ट्रक्शन पहले से ला के रख लेते हैं क्यू बना करके, ताकि 1 बाय 1 वो एग्जीक्यूट होता रहे। तो क्यू का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, हमारे पास सिंगल इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है और हम पहला इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है उसको लेके यहाँ आए। स्वाभाविक है कि प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, आपने पहले लोकेशन को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मूव किया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से वो डेटा आगे मूव करके गया इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। मतलब फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शन को फेच किया। फेच मतलब समझ रहे हैं, जाके हम लाए हैं इंस्ट्रक्शन को, इंस्ट्रक्शन तो रैम मेमोरी में है, तो यहाँ से प्रोग्राम काउंटर के सहयोग से हमको लोकेशन मिला, उस लोकेशन पर गए, इंस्ट्रक्शन को लेके आए, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाए, फिर उसको डिकोड हमने किया। डिकोड करने के बाद, आफ्टर डिकोडिंग, देखिए फेज के बाद क्या हो रहा है, डिकोड। और डिकोड नेक्स्ट स्टेप है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से वो डिकोडिंग के लिए गया। डिकोडिंग के बाद हमें 2 बातें पता चलेंगी। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन का टाइप और इंस्ट्रक्शन का साइज। अब साइज का मतलब हर इंस्ट्रक्शन तो एक ही बाइट का होगा, साइज का मतलब है लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट, मतलब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ेगा। तो इंस्ट्रक्शन, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया है कि इंस्ट्रक्शन सिंगल बाइट का हो सकता है, 2 बाइट का हो सकता है या 3 बाइट का हो सकता है। तो ये इंस्ट्रक्शन का साइज 1 है, 2 है या 3 है, ये हमको पता चलता है इंस्ट्रक्शन के डिकोडिंग के बाद। और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये भी उसी समय पता चलता है, क्योंकि जब तक हमको ऑपरेशन क्या होगा ये नहीं पता होगा तो हम पता कैसे करेंगे इसका लेंथ कैसे है, कितना बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास इंस्ट्रक्शन सिंगल बाइट का है, अगर इंस्ट्रक्शन वहाँ पे कोड है MOV B to A, तो ये तो सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है। इस इंस्ट्रक्शन के आते ही पता चल जाएगा कि इसके बाद अब कोई डेटा नहीं आने वाला है। ये जो कह रहा है ये रजिस्टर ओरिएंटेड है, CPU के अंदर जो रजिस्टर है उन्हीं को एग्जीक्यूट करना है, बाहर जाने की ज़रूरत है, कोई डेटा नहीं मिलेगा। तो ये सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है। लेकिन यदि इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं MVI A05, इसका मतलब ये तो डेटा है और ये कंप्लीट 1 बाइट डेटा है, ये इंस्ट्रक्शन 2 बाइट का है। तो 2 बाइट अगर इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव लोकेशन, जैसे इस लोकेशन पर जरा गौर कीजिए, इंस्ट्रक्शन के बाद डेटा है, ये हमको कैसे पता चलेगा, इंस्ट्रक्शन के डिकोडिंग के बाद। जो ही हमने इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया हमें पता चल गया कि इंस्ट्रक्शन किस टाइप का है। मतलब अगर 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है तो दूसरा बाइट तो इसके कॉन्सिक्यूटिव लोकेशन में होगा, तो इसका मतलब इंस्ट्रक्शन 2 बाइट का है। और जो ही ये साइज पता चला, इससे देखिए हम क्या करेंगे, ये जो ऑपरेशन किस टाइप का है ये जाएगा कंट्रोल यूनिट को, क्योंकि नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल अब जेनरेट करने का काम है कंट्रोल यूनिट जो CPU के अंदर बना हुआ है।
एक्चुअल में माइक्रो प्रोसेसर का ब्रेन ही कंट्रोल यूनिट है। तो कंट्रोल यूनिट को इंस्ट्रक्शन में क्या होना है नहीं होना है ये ऑपरेशन के लिए जाएगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन का लेंथ कितना है ये इंस्ट्रक्शन के साइज से पता चल गया। और यहाँ इस साइज के पता चलते ही हमने इस इंस्ट्रक्शन डिकोडर के बाद सीधे भेजा प्रोग्राम काउंटर को। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम काउंटर को अगर सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन आता है तो वो नेक्स्ट बाइट में मूव करेगा, मतलब 2000 पर। जरा इस लोकेशन पर गौर करें आप, यहाँ पे थे सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन था तो नेक्स्ट लोकेशन पर प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट हो गया, प्रोग्राम काउंटर को हमने कर लिया 1। लेकिन 1 से जब इंस्ट्रक्शन डिकोड किए तो हमें पता चला कि नेक्स्ट कंस्टिट्यूटिव लोकेशन डेटा का है, तो प्रोग्राम काउंटर डेटा के पास नहीं जाएगा। डेटा के पास हम कंट्रोल यूनिट की जिम्मेदारी है अगला डेटा लेके आइए। ये इंस्ट्रक्शन नेसेसरी जनरेट करेगा कि भाई इसके साथ डेटा होगा, डेटा को लेके आइए। डेटा कहाँ मिलेगा? उसके जस्ट बगल में। और प्रोग्राम काउंटर कहाँ मूव करेगा? यहाँ के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर। मतलब प्रोग्राम काउंटर जो है 2 इंस्ट्रक्शन आने के बाद 1 से ये चला जाएगा 3 पर। और 3 वाला जो इंस्ट्रक्शन है देखिए आप, डेटा 1 डेटा 2, मतलब ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट बाइट में इंस्ट्रक्शन, सेकेंड बाइट में डेटा, थर्ड बाइट में डेटा। इसका मतलब है नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर मूव करेगा यहाँ कब? आफ्टर द डिसीजन ऑफ डिकोडिंग। आफ्टर डिकोडिंग it decide the instruction is of 3 byte length, so the next instruction is after 2 byte away, 2 consecutive location away। तो हम यहाँ से 2003 से चले गए 6, 2 को हमने छोड़ दिया क्योंकि 2 डेटा होगा। अब ये 6 पर आए, फिर हमने इंस्ट्रक्शन डिकोड किया, हमें पता चला कि ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, इसके साथ डेटा है, तो फिर यहाँ से हम मूव करेंगे 2008 पर। 8 पर हमारे पास इंस्ट्रक्शन आएगा HLT वो प्रोग्राम के का सिंबल है हॉल्ट। हॉल्ट मीन्स स्टॉप और एंड ऑफ प्रोग्राम। तो ये सिंगल बाइट, इसके बाद तो कोई इंस्ट्रक्शन कोड जाएगा नहीं, तो ये जो ही हॉल्ट मिलेगा उसके बाद प्रोग्राम काउंटर रुक जाएगा, हॉल्ट कर जाएगा। वहाँ पे रुक जाएगा, प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया, अब आगे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, डिकोडर, प्रोग्राम काउंटर और कंट्रोल यूनिट, इनकी जिम्मेदारी है। अब इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब इंस्ट्रक्शन हम लाए, हमने डिकोड किया, हम अलग नेक्स्ट पॉइंटर, चूँकि ये केवल इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा है बोल रहे हैं प्रोग्राम काउंटर, लेकिन डेटा को भी तो लाना पड़ेगा जहाँ जहाँ डेटा उपलब्ध है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए। तो हर इंस्ट्रक्शन में कम से कम एक इंस्ट्रक्शन तो होगा, डेटा हो नहीं हो। डेटा 1 बाइट हो सकता है, 2 बाइट हो सकता है, 0 बाइट हो सकता है। अगर रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन है तो कोई डेटा एक्सटर्नली मेमोरी में नहीं होगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन तो होगा। तो इंस्ट्रक्शन में अब 2-3 बातें हैं। एक टर्म आता है इंस्ट्रक्शन साइकिल, एक है फेच साइकिल, एक है एग्जीक्यूट साइकिल, एक है मशीन साइकिल। इनको जरा समझना जरूरी है। अब देखिए, फेच साइकिल मतलब इंस्ट्रक्शन को रैम से, रैम टू CPU डेटा ट्रांसफर, डेटा इसको नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर। तो फेच साइकिल इंस्ट्रक्शन को CPU में ले के आने का टाइम है। इसमें कम से कम 2 या 3 क्लॉक साइकिल की ज़रूरत होगी। कैसे? सबसे पहले तो प्रोग्राम काउंटर के लोकेशन पर आप जाएंगे। एक क्लॉक साइकिल में मशीन एक ही स्टेप काम करता है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ एड्रेस दे दिया तो गया लेकर के आ गया, ऐसा नहीं करेगा। सबसे पहले इस लोकेशन पर जाएगा। लोकेशन जब भी इनेबल होगा, जिस लोकेशन को गया उसको एक्टिव किया। एक्टिव होने के बाद वहाँ ऑपरेशन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आएगा कि उसको रीड करना है या राइट करना है, क्योंकि हम जानते हैं मेमोरी में 2 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, रीड और राइट। तो यहाँ चूँकि फेच करना है तो निश्चित रूप से रीड होगा, राइट तो कर नहीं सकते, इंस्ट्रक्शन आपको बदलना नहीं है।
तो रीड ऑपरेशन के लिए नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में हम रीड किए, रीड करके ले लाए यहाँ इंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट क्लॉक में हमने डिकोड किया, डिकोड करने के बाद ही तो फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर हम जाएंगे। तो 3 साइकिल तो मिनिमम लगेंगे। तो ये जो क्लॉक साइकिल होता है, फेच साइकिल, ये इंस्ट्रक्शन को रैम से मशीन में लाके डिकोड करने की जो टाइम पीरियड है उसी को बोलते हैं हम फेच साइकिल। फेच साइकिल ओनली इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से लेके आएगा। उसके बाद आता है एग्जीक्यूट साइकिल। इस एग्जीक्यूट साइकिल में कंट्रोल यूनिट के द्वारा परफॉर्म किए गए टास्क, मतलब एग्जीक्यूशन में जो टाइम लगेगा। अब एग्जीक्यूशन में अगर कोई डेटा नहीं है, इंटरनल रजिस्टर की बात है, तो कम समय में होगा। अगर कोई डेटा रैम से लेके आना है, सिंगल बाइट डेटा, तो अलग समय लगेगा। 2 बाइट डेटा लाना है तो 2 बार लाना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूट साइकिल। मतलब एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए अगर हम बोले तो ये फेच साइकिल और प्लस एग्जीक्यूट साइकिल। किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो इंस्ट्रक्शन को फेच करना, फिर अगर ज़रूरत है तो डेटा को फेच करना, अदरवाइज नहीं ज़रूरत है तो एग्जीक्यूट करना, और ज़रूरत है तो सिंगल बाइट डेटा लाना है, 2 बाइट डेटा लाना है, ला करके एग्जीक्यूट करने का जो टाइम है उसी को हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल समझ में आ गई बात। इंस्ट्रक्शन साइकिल इज अ कलेक्शन ऑफ फेच साइकिल एंड एग्जीक्यूट साइकिल। अब एग्जीक्यूट साइकिल में जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है तो बाहर से डेटा नहीं लाना है, सिंगल बाइट डेटा है तो लेके आना है एक बार, 2 बाइट डेटा है तो 2 बार लेके आना है। तो ये समय तो बढ़ेगा घटेगा। और एक टर्म है मशीन साइकिल। मशीन साइकिल का कहना है कि एक बार सीपीयू में लेके आना रैम से, लेकिन ये चाहे इंस्ट्रक्शन आप लाइए या डेटा लेके आइए, डेटा को लाइए फेच कीजिए या इंस्ट्रक्शन को फेच कीजिए। अब डेटा फेच की बात नहीं हो रही है क्योंकि डेटा तो बाई डायरेक्शनल काम करता है। कई बार हमको सीपीयू से डेटा ले जाके रखना भी पड़ सकता है मेमोरी में। सीपीयू से इंस्ट्रक्शन तो रखने नहीं जाए, लेकिन डेटा तो रखना पड़ेगा। प्रोसेसिंग के बाद रखना होगा, डेटा ट्रांसफ़र करना होगा। तो डेटा रैम से सीपीयू में लाना या सीपीयू से रैम में लाना, लेकिन एक सिंगल टाइम सीपीयू एड्रेस जनरेट करेगा, वहां से लेके आएंगे, उसको हम बोलते हैं मशीन साइकिल। मतलब फेच एक मशीन साइकिल है। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में कई बार एक मशीन साइकिल लग सकता है, 2 मशीन साइकिल लग सकता है। जैसा इंस्ट्रक्शन का लेंथ होगा उस हिसाब से वो टाइम कंज्यूम करेगा। अगर एरे को एक्सेस करना है लगातार 10 तो 10 मशीन साइकिल की ज़रूरत पड़ेगी। आप सोच सकते हैं जब जब रैम से डेटा लाना या रखना होगा उसको बोलेंगे सिंगल मशीन साइकिल। तो एक इंस्ट्रक्शन फेच में सिंगल मशीन साइकिल की बात करते हैं, एग्जीक्यूट में एक से अधिक मशीन साइकिल की बात होती है। और मशीन साइकिल इंडिकेट करता है कि सीपीयू के इंस्ट्रक्शन पर रैम से डेटा लाना या रैम में रखना। एक बार एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में 5 बार आप ला रहे हैं तो 5 मशीन साइकिल वेस्ट हो रहा है या लग रहा टाइम। तो जितनी बार भी ज़रूरत हो, लेकिन मशीन साइकिल का कॉन्सेप्ट यही है कि रैम में जाना, रैम से डेटा लेकर के आना। तो हम आशा रखते हैं कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा इससे और आगे बढ़े हम। आगे बढ़ने के लिए हमको रब करना होगा। अब एक बात और, हमने इंस्ट्रक्शन लाया और इंस्ट्रक्शन ला करके ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो ऑपरेशन तो अरिथमेटिक हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है, ब्रांच कंट्रोल का हो सकता है, कंपैरेटिव कंपैरिजन का हो सकता है,
या सिंपल डेटा ट्रांसफ़र का हो सकता है। अब इसको समझने के लिए एक बात समझा जाए कि हमारे पास दो डेटा है। एक्यूमुलेटर में हमने एक डेटा रखा है 05, रजिस्टर बी में डेटा रखा है 07 या 04 रखते हैं अभी। ये दो डेटा है हमारे पास और इन दोनों के लिए ऑपरेशन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम को लिखेंगे कैसे। अभी प्रोग्राम पूरा हम नहीं बना रहे हैं, प्रोग्राम बनाएंगे आगे, अभी पहले समझ लिया जाए। हमने इंस्ट्रक्शन लिखना शुरू किया MVI A05, MVI B07, add B hot। ये हमारा प्रोग्राम हुआ। अब इस प्रोग्राम में हमको पता है कि ये है इंस्ट्रक्शन कोड, ये है डेटा कोड, ये है इंस्ट्रक्शन कोड, ये है डेटा कोड, ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन है, ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन है। MVI ये मतलब मूव इमीडिएट 05 इंटू एक्यूमुलेटर, ये इस डायरेक्शन में चलता है, एरो के डायरेक्शन में। मूव इमीडिएट 07 इंटू रजिस्टर बी। अब 07 के जगह हमने 4 लिया था, हम 4 ही ले लेते हैं। ऐड बी मीन्स ऐड विथ एक्यूमुलेटर A प्लस B, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसके बाद हमने हॉल्ट कर दिया। ये काम हमने अभी मशीन में किया है माइक्रोप्रोसेसर के द्वारा। तो रिजल्ट क्या होगा इसका? स्वाभाविक है कि अगर इस डेटा को हम बाइनरी में ऑपरेट करें जैसा कि CPU करता है, तो ये डेटा कुछ इस तरह से होगा। वन जीरो 110 1 0 0 0 0। ये हमारा न्यू रिजल्ट है जिसको निश्चित रूप से एक्यूमुलेटर में रखा जाएगा। इसको हटा करके हम रखेंगे और इसको रखा जाएगा यहाँ। यही काम से LU में ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। एक डेटा टेम्पोररी रजिस्टर में या बी रजिस्टर में हमने रखा, एक एक्यूमुलेटर में रखा, दोनों को लाया, जोड़ा, और ये देखिए बाई डायरेक्शनल है, एक्यूमुलेटर में रखा गया। इतना काम प्रोसेसिंग में हुआ। लेकिन सिर्फ इतने काम से काम नहीं चलता, इसके साथ साथ एक जुड़ा हुआ है स्टेटस फ्लैग। स्टेटस फ्लैग देखिए, ये जो न्यू जेनरेटेड डेटा है आफ्टर एग्जीक्यूशन जो इस तरह का है, उस डेटा में कुछ स्टेटस उसके जेनरेट होते हैं। जब भी कोई बच्चा जेनरेट होता है, कोई भी बच्चा जन्म लेता है दुनिया में, तो कुछ स्टेटस उसके साथ जुड़ जाते हैं। किनका बच्चा है, किस स्टेट का है, किस हॉस्पिटल में जन्म लिया, किस टाइम में जन्म लिया, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारे इंफॉर्मेशन उसके स्टेटस हो गए कि नहीं। बच्चा तो अभी जस्ट डिलीवर हुआ है, जस्ट जन्म लिया है, लेकिन कुछ स्टेटस उसके साथ जुड़ जाएंगे और वो लाइफ टाइम उसके साथ चलते रहेंगे वो सारे इंफॉर्मेशन। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी बच्चे को हम बोले कि ठीक है 24 मई को उसने जन्म लिया, वो लड़का था, और 30 तारीख को लड़की हो गई। स्टेटस बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। उसके माँ बाप के नाम भी उसी समय तय हो गए कि इनका बच्चा है, वो भी नहीं बदल सकते आप। हाँ, बच्चे का नाम बाद में बदल सकते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, DNA के स्ट्रक्चर क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे होते हैं जो हम लोग जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन वो होते हैं बच्चे के स्टेटस के साथ।
तो हमारे कहने का मतलब है कि जब हमारे माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में, माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, तो उस ऑपरेशन के बाद जो नया जनरेट होता है हमारा रिजल्ट, उस जनरेट हुए रिजल्ट के कुछ स्टेटस होते हैं। तो हम अपने माइक्रो प्रोसेसर में एक फ्लैग लगा के उस स्टेटस, जिसको स्टेटस फ्लैग नाम ही दिया गया है, वो स्टेटस मेंटेन करता है उस डेटा का। क्या क्या स्टेटस मेंटेन करता है? सबसे पहले कैरी स्टेटस, CS, कैरी आप जानते हैं क्या होता है। अगर हम 9 + 2 करें डेसिमल में तो रिजल्ट क्या होगा? 11। इसका मतलब ये जो है वो क्या है? कैरी है। तो इस ऑपरेशन के बाद अगर कोई कैरी जनरेट हो, कैरी इन अराउंड कैरी होगा, लास्ट में जनरेट होगा। अभी हमने जनरेट नहीं किया, छोटा वैल्यू लिया था। अब 5 और 2 जोड़ेंगे तो उसमें कहाँ से कैरी जनरेट होगा? 5 3 5 4 में तो कैरी जनरेट नहीं होगा। लेकिन जो ही हमारे जो रेंज है 8 बिट के ऑपरेशन में अगर कोई डेटा 9 बिट में जनरेट हो जाए तो कैरी है। तो सबसे पहला हमारा स्टेटस है कैरी। कोई कैरी जनरेट हुआ है ऑपरेशन में या नहीं, ये उसका स्टेटस है। दूसरा बिट देखिए, क्रॉस जो है ये खाली है, इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं। इसके बाद हम रखते हैं पैरिटी। पैरिटी बताता है पूरे डेटा सेट में नंबर ऑफ 1, इवन और ऑड। जैसे इस डेटा में अगर हम देखें तो हमारा अभी क्या है? इवन पैरिटी है। तो पैरिटी 2 इंफॉर्मेशन रखेगा, कैरी रखेगा 0 या 1 में होगा। पैरिटी 0 मीन्स इवन और 1 मीन्स ऑड। अब इस इवन ऑड पैरिटी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि डेटा का रिजल्ट क्या है, वो सिर्फ नंबर ऑफ 1 काउंट करेगा, इवन में है या ऑड में है। तो ये पैरिटी बिट हो गया। इसके बाद एक टर्म है ऑक्सिलरी, AC, ऑक्सिलरी कैरी। देखिए माइक्रोप्रोसेसर 8088 जब बनाया गया था तो वो 8 बिट का रजिस्टर था, लेकिन उसमें डेटा जब हम एडिशन करते हैं तो हेक्स में हमारा सारा इंफॉर्मेशन क्या होता है? हेक्स में स्टोर करते हैं। हेक्स में एड्रेस रखा है हमने, हेक्स में डेटा की बात कर रहे हैं। तो सबसे छोटा जो डेटा है हमारे 8085 की अगर हम बात करें, आज तो हम बाइट में करते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि हेक्स में सारे इन्फॉर्मेशन हम देते हैं तो हमारा डेटा भी तो हेक्स में है। हाँ, डेटा अगर हेक्स में है तो कल के डेट में हेक्स में उसको एडजस्ट करना पड़ सकता है डेसिमल में। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि 3rd बिट से 4th बिट में ये एक नंबर है 5, ये है 4, 5 4 जोड़ करके हमने 9 लाया है यहाँ पे। तो हम ये देखते हैं कि ये जो लोअर बाइट का नंबर है, इससे अपर बाइट में ये है ऑक्सिलरी कैरी, और यहाँ पर कोई डेटा अगर जनरेट हो तो उसको बोलते हैं हम कैरी। ये बात समझ में आ गई? तो ये दोनों इंफॉर्मेशन हम रखते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर 2 नंबर की बात हो हमारे पास, 93 और 47, तो 730 कैरी 1, ये मिडिल कैरी जो है ये है ऑक्सिलरी कैरी, और लास्ट में जो जनरेट होगा ये जो कैरी आया 1, ये होता है कैरी। तो चूंकि हेक्स में डेटा हम ऑपरेट कर रहे हैं तो एक एक बीट की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक लास्ट नंबर से अपर नंबर में अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो हम वहाँ उसको बोलेंगे ऑक्सिलरी कैरी। यही अगर 8 बाइट डेटा की बात हो, जैसा कि हम लोग अभी ASCII कोड में करते हैं, तो 8 से 9th बिट में अगर कोई कैरी मूव करता है तो उसको बोलेंगे ऑक्सिलरी कैरी। और पूरा अगर 16 बिट का माइक्रोप्रोसेसर है तो 16 बिट के बाद 17 बिट जो जनरेट होगा वो होगा कैरी। तो हम कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, एक स्टेटस 0 का कि रिजल्ट कहीं 0 तो नहीं है। तो अगर 0 है तो 0 बिट सेट होगा, अदरवाइज रीसेट होगा कि 0 नहीं है। तो उसका भी इंफॉर्मेशन हम रखते हैं। और एक रखते हैं साइन।
साइन बोलता है कि रिजल्ट इज पॉजिटिव और निगेटिव। हम ऑपरेशन में जानते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशन में साइन का बड़ा महत्व होता है। कोई भी रिजल्ट ऑपरेट करेंगे तो पॉजिटिव या रिजल्ट निगेटिव है रिजल्ट की नहीं, ये इन्फॉर्मेशन रखना पड़ेगा हमको। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन हमने जनरेट किया आफ्टर द क्रिएशन ऑफ रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो कोई भी ऑपरेशन, अभी अरिथमेटिक हम बोल रहे हैं, लॉजिकल में भी ऐसा हो सकता है। तो जब भी ऑपरेशन कोई परफॉर्म किया जाता है एलयू में, तो ऑपरेशन के जस्ट बाद न्यूली जनरेटेड, आप रिजल्ट कहिए, इस न्यूली रिजल्ट जनरेटेड रिजल्ट जो है उसके साथ उसका फ्लैग स्टेटस ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, जनरेट हो जाता है। ये सारे इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड हम रख लेते हैं और इस रिकॉर्ड को प्रोग्रामिंग में हम बोलेंगे PSW, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। मतलब हमारा एक तो होगा रिजल्ट और प्लस प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ये पूरा डेटा होगा। जब भी डेटा को ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट जनरेट होता है, उसमें जो रिजल्ट है वो तो है, इसके साथ साथ प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। और ये दोनों बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। हम ना स्टेटस को इसके बाद छोड़ेंगे, जहाँ जहाँ डेटा हमारा मूव करेगा हमारा स्टेटस भी उसके साथ जाएगा, ताकि कोई डेटा लॉस हो। अगर साइन बिट लॉस हो जाता है कि पॉजिटिव, यहाँ रिजल्ट जनरेट हुआ पॉजिटिव और जाके वहाँ निगेटिव हो जाए तो रिजल्ट इनवैलिड हो जाएगा। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। पैरिटी बिट में हम नंबर ऑफ 1 काउंट कर लेते हैं कि अगर इस पूरे रिजल्ट में हमारे पास 2 ही नंबर ऑफ 1 है, तो चाहे डेटा को हम रैम में भेजें, सेकेंडरी स्टोरेज में भेजें, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भेजें, वहाँ पर कभी 3 हो सकता है क्या? अगर है तो गलत है, क्योंकि स्टेटस वर्ड बताएगा कि नहीं ये तो इवन में चला, ऑड कैसे हो गया। तो इवन से ऑड में बदलाव ना हो, कोई डेटा में चेंज ना हो, इसके लिए हमको पैरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके कैरी का ख्याल रखना पड़ेगा, ऑक्सिलरी कैरी का ध्यान रखना पड़ेगा। जीरो रिजल्ट है या नहीं है, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जीरो फ्लैग। अगर दोनों बराबर है तो जीरो होगा, -1 +1 के आधार पर हम बड़ा है या छोटा है पता कर लेते हैं। तो एक स्टेटस वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हर माइक्रो प्रोसेसर में। मतलब जब भी कोई डेटा आप ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा, तो माइक्रो प्रोसेसर न सिर्फ रिजल्ट जनरेट करता है बल्कि उसका स्टेटस भी जनरेट करता है। और रिजल्ट के साथ साथ स्टेटस उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा महत्वपूर्ण रिजल्ट है। और आगे ये दोनों ही साथ साथ चलेंगे। जब भी डेटा को कहीं भी हम मेमोरी में स्टोर करेंगे तो 8 बिट का रिजल्ट और 8 बिट का स्टेटस वर्ड भी रखना होगा, जो आम यूजर को पता नहीं है। लेकिन जब हम मैथमेटिकली प्रोसेस करेंगे, प्रोसेसर के अंदर देखेंगे, तो इस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि कभी भी डेटा लॉस ना हो। तो इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम ये मान के चल रहे हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया कि रैम में किस तरह से डेटा स्टोर किया जाएगा, उनकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, इंस्ट्रक्शन साइकिल, फेच साइकिल, एग्जीक्यूट और मशीन साइकिल क्या होता है, प्रोग्राम का स्टेटस वर्ड क्या है, जो स्टेटस फ्लैग है उनका क्या पोजीशन है। और ऐसा नहीं है कि स्टेटस फ्लैग की ही बात होती है, एक इसमें और एडिशन हम करके बाद में कंट्रोल फ्लैग भी जोड़ेंगे। डेटा की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए फिर हम कंट्रोल फ्लैग भी जोड़ते हैं। तो कंट्रोल फ्लैग पर यहाँ डिस्कशन अभी हम नहीं कर रहे हैं, आगे एडिजुरेटेड में हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ स्टेटस फ्लैग की बात है। तो रिज़ल्ट और स्टेटस फ्लैग दोनों ही जनरेट होता है ऑपरेशन के बाद, और उनको हम आगे जहाँ भी चाहे मूव करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा डेटा और उसका स्टेटस उस डेटा के कंडीशन को बताएगा, और कहीं भी डेटा लॉस हो तो उसका इन्फॉर्मेशन हमें तत्काल मिल जाएगा, डेटा लॉस नहीं होगा, रिज़ल्ट हमारा बेकार नहीं जाएगा, और हम उसको ठीक तरीके से मैनेज कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।